वेलकम टू पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल। पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो ठोस अवस्था के घनी एकक सेल का विश्लेषण नामक टॉपिक से बनाया जा रहा है। यह पार्ट नंबर 9 है। शुरू करते हैं। घनी एकक सेल का विश्लेषण। घनी एकक सेल का विश्लेषण कुछ निम्न प्राचालों की सहायता से करते हैं। प्राचाल का मतलब होता है कि तथ्यों की सहायता से करते हैं। तो कुल 5 तथ्य यूज करेंगे। पहला है परमाणु त्रिज्या, दूसरा मात्रक कोष्ठिका का या सेल में परमाणुओं की संख्या, तीसरा उपसंयोजन संख्या और चौथा है जालक पदार्थ का घनत्व, पांचवा है मात्रक या एकक कोष्ठिका की विमाएं। ये 5 पॉइंट हैं। इन्हीं के बारे में हमें 1 बाय 1 देखना है। तो शुरू करते हैं। पहला, परमाणु त्रिज्या या कोर लंबाई। परमाणु त्रिज्या या कोर लंबाई ये होता क्या है, पहले परिभाषा की बात करते हैं। तो किन्हीं दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी, चाहे ए हो या डी, के आधे भाग को परमाणु त्रिज्या या कोर लंबाई आर कहते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल सी बात है कि किन्हीं दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी के आधे भाग को ही क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या या कोर लंबाई। और सरल घनी यानी एससीसी जालक के लिए यह क्या होता है, R = A/2 और सेम होता है D/2। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरे यानी काय केंद्रित घनी जालक के लिए यानी BCC के लिए ये कितना होता है, R = √3a/4 और D बराबर क्या होता है, √3a/2। ये होता है R और D का मान। इस तरीके से फलक केंद्रित घनी FCC जालक के लिए क्या होता है, R = a/2√2 तथा D क्या होता है, a/√2। फिर बात करते हैं परमाणुओं की संख्या की। दूसरा पॉइंट हम बताए थे आपको कि प्रत्येक मात्रक कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका सेल में परमाणुओं की संख्या। तो बात करते हैं इसकी। तो इसमें होता क्या है कि अगर यहाँ पे जो भी बात करेंगे वो हम घनी मात्रक कोष्ठिका के लिए करेंगे। तो घनी मात्रक कोष्ठिका के लिए अगर हम पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो क्या है, घनी मात्रक कोष्ठिका या यूनिट सेल के प्रत्येक कोने पर उपस्थित परमाणुओं जालक में 8 मात्रक कोष्ठिकाओं के साथ बराबर बराबर के साझेदारी में होता है। अतः प्रत्येक मात्रक कोष्ठिका के कोनों पर स्थित परमाणुओं का योगदान 1/8 होता है। इसका मतलब हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए कि अगर हम बात कहें कि कोई भी क्या है, एक घन रूप में है। अब जैसे ये हमारा एक मान लीजिए मकान है। तो इसके अगर हम बात करें प्रत्येक कोने की, तो ये देखिए, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना और 8 कोने। ये 8 कोनों पर
स्थित होता है। और एक कोने का भाग जब हम ये जानेंगे कि यहाँ पे ऐसे ही एक ऊपर हो सकता है, इसी तरीके से क्या होगा। अब यहाँ एक के लिए हम समझा रहे हैं, इसका हम कलर चेंज करते हैं, ध्यान से समझिए कि ये मान लीजिए इसी कण की हम बात कर रहे हैं, इसी कण की। अब ध्यान समझिए कि यहाँ पे एक ऐसे ही ऊपर होगा, ऐसे ही यहाँ पर एक इस तरफ होगा, ठीक ऐसे ही यहाँ पे एक और होगा। तो अब देखिए कि इसका अगर ध्यान से देखें तो इसका एक में केवल इतना भाग ही तो यूज हो रहा है। ये देखिए ये, तो यानी इसको अगर हम देखें तो एक तरफ 1D में 4 तरफ दिख रहा है। इसी तरीके से जब दूसरी सतह देखेंगे तो 4 इसी में और दिखेगा। तो ये 4 भाग में बटा ऊपर की सतह, इसी तरीके से 4 सतह में बटेगा नीचे की तरफ। तो इसीलिए ये अगर देखें तो ये 4 में 1/4 बटा, लेकिन कुल हैं कितने, ऐसे 8 हैं। तो इसीलिए इनका योगदान कितना होता है, 1/8। कोनों पर योगदान आप याद रखें कि कितना होता है, 1/8। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, अगर घर के हम कोने को देखें, अपने मकान के ही कोने को समझें, तो कोने पर अगर हम कोई गोली रख दें, कोई गेंद रख दें, तो वो सबके लिए 4 किनारे हों, यानी चारों तरफ एक ऊपर मकान हो, दाएं बाएं और चारों जगह हो, तो देखो ये इसका प्रत्येक भाग जो होता है तब 8 जगह से ये बनेगा। तो इसका 1/8 भाग ही उसमें इन्वॉल्व होगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आती ये बात तो पुनः हमें कमेंट करिएगा, हम पुनः इसको आपको समझा देंगे। बात करते हैं घनी मात्रक कोष्ठिका के कोनों या किनारों पर 4 मात्रक शेल के साथ बराबर बराबर साझे में स्थित रहता है। अतः घनी मात्रक कोष्ठिका के किनारे के केंद्र पर उसका योगदान 1/4 होता है। अब केंद्र की बात करें, अगर घनी मात्रक कोष्ठिका, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि कोनों की बात तो हम कर चुके थे, उसके बाद अगर देखें तो अगर यही चीज़ क्या होता है, बिल्कुल किनारे होता है तो उसका योगदान 1/4 होगा। ठीक इसी तरीके से जैसे हमने अभी बताया था कि कोने पर कितना होता है, 1/8। उसी तरीके से अगर यहाँ पे हम बात करेंगे कि किनारे पर कितना होता है, तो किनारे पर होता है 1/4। इसको समझने के लिए ध्यान से मकान का ही उदाहरण लें। तो अगर देखें तो किनारा जो होता है, घर का किनारा अगर देखें तो घर के किनारे में 2 फलकें हमें इधर दिखती हैं। अगर एक मकान उधर भी सोचें ऐसे, तो ये 4 तरीके से बंटता है। जब इसको 3D में देखेंगे, 3D का मतलब होता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ दिखनी चाहिए हमें। तो तीनों चीज़ में जब देखेंगे तो ये दिखेगा, आसानी से दिखेगा कि ये 4 भाग बराबर भागों में बटेगा। इसीलिए एक परमाणु का जो योगदान होगा वो कितना होगा, 1/4 होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें आखिरी, यानी घनी मात्रक कोष्ठिका की प्रत्येक फलक में क्या होगा, फलक में ये आप जानते हैं, फलक का मतलब एक दीवार मान लें, दीवार के केंद्र पे अगर कोई परमाणु होगा तो उसका आधा भाग इस दीवार में होगा और आधा भाग क्या होगा, अगली दीवार में होगा। तो इसीलिए उसका योगदान कितना होगा, 1/2, एक परमाणु के लिए, आधा इस दीवार में, आधा उस दीवार में। इसको बस ऐसे समझिएगा कि एक गेंद को हम बीच में रख दें तो उसका आधा भाग इधर होगा और आधा भाग उस तरफ होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं घनी मात्रक कोष्ठिका का अंतःकेंद्री परमाणु उस मात्रक कोष्ठिका की स्थिति में प्रत्येक काय केंद्रित परमाणु का कोशिका में संपूर्ण योगदान होता है।
तो इसको अगर बात समझें तो कहने का आशय क्या है कि इसका केंद्र में होगा, तो केंद्र में होगा तो वो पूरी तरीके से वो एक ही के लिए होगा, इसीलिए उसका पूरा योगदान होगा। जब कोई चीज़ केंद्र में होगा तो वो पूरी पूरी एक ही कण होगा। जैसे एक गोला गेंद ले लें हम किसी घर के बीच में, तो वो तो उस घर के लिए पूरा पूरा ही रहेगा ना। तो ऐसा ही बात है इसमें कि वो पूरा का पूरा उसका संपूर्ण योगदान रहेगा। इसी को समझाने के लिए आगे अगली वाली स्लाइड में देखते हैं उदाहरण को, ध्यान से समझें। अब यहाँ वही बात जो अभी हम बताए, वही बात को इसमें क्या किया गया है, सारणी बनाई गई है। ध्यान से समझ लें कि सरल घनी में क्या होता है। अगर कोणों की बात करें, यानी कोणों या कोणों की बात करें, तो 8 कोने होते हैं और उनका प्रत्येक का योगदान 1/8 होता है। तो इसमें कुल उपस्थित कण कितने हो गए, 1, यानी 8 गुणे 1/8, 8 गुणे 1/8। तो ये 8 से 8 कट जाएगा, तो बचा कितना, 1। इसी तरीके से तब फलक पे तो कोई भी नहीं होगा, इसी तरीके से केंद्र पर भी कोई नहीं होगा। तो कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई सरल घनी में, 1। सरल घनी में कितनी हो गई, 1। इसी तरीके से यानी इसको हम SCC कहते हैं। और फिर बात करते हैं हम अगर किसकी, BCC की, तो BCC की बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसका उसी तरीके से अगर कोनों पे योगदान तो वही होगा, 8 कोने और प्रत्येक कण का योगदान 1/8। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 8 से 8 ये फिर कटेगा, हो जाएगा 1। और अगर फलक की बात करें तो इस फलक पर तो कुछ है नहीं, तो इसलिए फलक पर तो 0 होगा। और अगर हम कहाँ बात करें, घन के केंद्र पर, तो केंद्र पर अगर 1 होगा, अगर केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र पर भी 1 होगा। तो एक केंद्र का संपूर्ण योगदान होता है, तो 1 इसका और 1 इसका, कुल मिला के कितने हो गए, 2। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तीसरे की बात करें, फलक केंद्रित घनी, तो फलक केंद्रित में क्या है, कोनों पर तो सेम वही होगा, 1 ही होगा। फिर फलकों पर कुल 6 फलक होंगी, एक मकान में 6 फलक होंगी। तो इन 6 फलकों में आधा योगदान होगा 1 का, 1 परमाणु का योगदान आधा होगा। तो इसको काटेंगे 2 तिहाई 6, तो 3 हो गया। 3 फलक पर हो गया और केंद्र पर कोई भी नहीं होगा। तो इस तरीके से 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ये बात आपको याद रखनी है। अगर पीछे की बातें कुछ ना भी समझ में आई हैं तो इसको ध्यान से इस सारणी को समझ लो कि सरल घनी के लिए कुल परमाणुओं की संख्या 1 और काय केंद्रित के लिए 2 और फलक केंद्रित के लिए 4। इस तरीके से इसको याद रख लें बस, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है। बढ़ते हैं आगे। बात करें तो उपसह संयोजन संख्या की। उपसह संयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, किसी जालक के केंद्र पर चारों ओर उपस्थित निकटवर्ती परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करती है और यह क्रिस्टल जालक की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो उसकी प्रकृति किस तरीके से है उसी के ऊपर ये निर्भर करती है। मेनली होता क्या है कि आयनिक ठोसों में किसी आयन के चारों ओर उपस्थित विपरीत आवेशित आयनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, उपसह संयोजन संख्या। ये हो गई हमारी डिफिनीशन। तो इसके लिए एक सारणी है, इतना आप अच्छे तरीके से इसको याद कर लें कि सरल घनी के लिए अगर हम यहाँ बात करें तो सरल घनी के लिए क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, काय केंद्रित के लिए 8 होगा और फलक केंद्रित के लिए 12 होगा। इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से याद रखिए, बस इतना काफ़ी है। आगे ये
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार इससे कुछ ना कुछ आता है। हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम में चाहे इसी से पूछ लिया जाए, चाहे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए, कुछ ना कुछ इससे पूछा जाता है। ध्यान से समझें कि जालक पदार्थ का घनत्व, ये क्या होता है? घनत्व आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि D इज इक्वल टू क्या होता है? D इज इक्वल टू m/v। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम यूज करेंगे, थोड़ा यहाँ जालक पदार्थ के लिए लेंगे, बाकी सारा काम वही होगा। तो समझते हैं कि किसी एकांक आयतन में किसी मात्रक कोष्ठिका के द्रव्यमान को जालक पदार्थ का घनत्व कहते हैं। इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं। ये है रो का चिन्ह, इसी रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। ये हमारा सूत्र हो जाएगा। तो ये होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अगर हम किसी एकक कोष्ठिका के लिए देखेंगे तो ये क्या होगा? मात्रक कोष्ठिका का द्रव्यमान, यानी उसी जिस कोष्ठिका की बात कर रहे हैं, और उसी मात्रक कोष्ठिका का आयतन, ये हो जाएगा उस मात्रक कोष्ठिका का घनत्व। ये इसके और डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान समझें तो इसको अगर हम बात करें कि रो बराबर, तो ये देखें ध्यान से, तो ये मात्रक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या और एक परमाणु का भार और बटे पूरे का बटे क्या होगा? मात्रक कोष्ठिका का आयतन। आयतन क्या होता है ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई को ही क्या कहते हैं? ये आयतन होगा। तो इसको तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे रो इज इक्वल टू एक सूत्र बन के आ जाएगा। मात्रक कोष्ठिका को हम जेड से डिनोट करते हैं, उसकी परमाणुओं की संख्या को जेड से डिनोट करते हैं। एक परमाणु का जो भार होगा उसको यहाँ देखें ध्यान से, ये एक परमाणु का भार m/Na होगा। यम क्या है? मोलर मास है। यम क्या है? मोलर मास है। और ये मोलर मास है। उसके बाद यही चीज़ यहाँ पे रखा गया, यानी m/Na ये, और बटे क्या था यहाँ? आयतन। मात्रक कोष्ठिका का आयतन क्या होता है? a³। तो ये सूत्र बन गया कि रो इज इक्वल टू जेड इंटू m/a³ इंटू Na, जहाँ पे ये Na क्या है? आवोगाड्रोस संख्या, यानी आवोगाड्रो संख्या है, जिसको हम क्या कहते हैं? इसका मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23। और A क्या है? ये कोर की लंबाई है। A क्या है? कोर की लंबाई। इतना याद रखिएगा। इससे संबंधित न्यूमेरिकल हम आपके मांग के ऊपर इसको अलग से एक न्यूमेरिकल का हम वीडियो बनाएंगे, उसी में हम इसको आपको समझा देंगे कि इसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं और उनको सॉल्व कैसे करते हैं। और अब बात करते हैं हम 5वें पॉइंट की कि एकक शेल की बीमाएं। एकक शेल की बीमाएं क्या होती हैं, इसकी डिफिनीशन समझते हैं कि मात्रक कोष्ठिका के एकक शेल में परमाणुओं की संख्या के बीच की दूरी को मात्रक कोष्ठिका की बीमा कहते हैं। तो अभी अभी हमने बताया था कि ये क्या है? ये है बीमा, या क्या है? उसकी दूरी तो या लंबाई है। तो ये चीज़ ध्यान से समझें कि ये बीमा की लंबाई है, या भुजा की लंबाई कह सकते हैं, लेकिन 3D में हम उसको बीमा के नाम से ही पुकारेंगे। तो ये A बराबर, ध्यान दें कि अभी हमने पढ़ा था क्या कि रो इज इक्वल टू m
पहले z लिख लें, ज़्यादा अच्छा है, यानी z इंटू m अपान a क्यूब और इंटू एन ए सफिक्स a है। तो ध्यान दें, अगर इसी को हम पक्षांतर कर लिया तो a बराबर, यानी पहले तो a क्यूब आएगा, a क्यूब बराबर ये पूरा सूत्र हमें मिल जाएगा। और इसी को जब हम a बराबर निकालेंगे तो जब यहाँ से a की घात 3 हटेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, घनमूल यानी क्यूब रूट बन जाएगा। तो यही सूत्र हमें निकल के आया क्या कि a इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ z इंटू m अपान रो इंटू एन ए, ये हो जाएगी बीमा। तो इसको देख सकते हैं कि ये अभी हमने बताया आपको कि रो इज इक्वल टू z इंटू एम अपान ए क्यूब एन ए, ये है, इसी से ये सूत्र बना है। एक बात यहाँ पे न्यूमेरिकल के लिए बहुत याद रखनी है कि अगर बात हो कि SCC की, तो SCC में हमेशा z इज इक्वल टू 1 रहेगा। अगर BCC की बात करेंगे तो BCC में कितना रहेगा, 2 रहेगा। अगर FCC में बात करेंगे तो ये 4 रहेगा। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, इसी का यूज होगा न्यूमेरिकल में। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करेंगे और अपने इस प्यारे से चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे कि इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।